स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है, ओके चलो। गुड इवनिंग तथा, गुड इवनिंग तथा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, जीएसटी क्लास है आज, और जीएसटी में हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी इसमें बात हो रहा था बिफोर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा से पहले हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी स्टार्ट कर चुके हैं। और सप्लाई क्या है, जीएसटी में क्यों इम्पोर्टेंट है सप्लाई, ये आप लोगों को पता है। अगर मैं बहुत गलत ना हूँ तो आप लोगों को सच में पता है कि सप्लाई क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे आप लोगों को एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ एक बार कि सप्लाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जीएसटी में जिसके बेसिस में जीएसटी चार्ज होता है। मतलब आप समझ लो कि सप्लाई समझना कितना ज़रूरी है। मतलब ऐसे क्या है ना, नॉर्मली क्या समझ आता है कि भाई सेल होता है तो सप्लाई होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेल हुआ पर सप्लाई नहीं हुआ। और यहाँ पर ना कहा जाता है ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लीज हो सकता है, रेंट हो सकता है, मतलब वेराइटीज़ ऑफ एग्जांपल्स। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग क्लासेस में, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी का जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस था उसमें पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझाया गया था कि कितना तरह का कॉन्सेप्ट को सप्लाई के अंदर लाया जा सकता है। और अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको सप्लाई नज़र आ जाए तो फिर आप इतना समझ लो कि वो जीएसटी परव्यू में आ जाता है, जीएसटी का जो रैडर है उसमें आ जाता है। अगर वो सप्लाई ट्रीट नहीं होता है, अगर वो सप्लाई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर वो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। नहीं तो क्या है ना, गवर्नमेंट उसको बोलेगा कि भाई जीएसटी, मतलब जो सप्लाई है तो उसमें जीएसटी चार्ज करने के बारे में गवर्नमेंट आपको चार्ज करेगा। तो आपको सबसे पहले बारीकी से समझना होगा, एकदम फाइनली आपको समझना होगा कि भाई सप्लाई क्या क्या है। जो आप लोग ऑलरेडी ये जो सप्लाई समझने का जो जर्नी है, ये जर्नी हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को, ये सप्लाई का मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड लेक्चर्स है, आज मैं आप लोगों को सप्लाई के अंदर और थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा, और थोड़ा केस स्टडीज बताऊंगा, और रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा कि जो भी बातें होंगे सब रियल लाइफ है। मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग से बाहर जाने वाला कोई बात नहीं। अगर आप रियलिटी के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो आपको हर बात समझ आएगा। अगर आप रियलिटी कनेक्ट कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा। एक काम करते सर, मैं तो आपको बोलते बोलते मज़ा ज़बरदस्ती बोल देता हूँ, लेकिन सच में देखो कि क्या क्या सिनारियो है आज के क्लास में। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, जस्ट कंफर्म मी। यस सर। ओके, ऋषभ, गुड इवनिंग ऋषभ। ऋषभ आवाज আসছে? ओके, देखो सर, तो बेसिकली पॉइंट इज दैट सप्लाई अंडर जीएसटी, इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट दो तीन क्लासेस में हैं, और सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम भी दे रहे हैं सर, इसलिए टाइम भी दे रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इतना दिन में इतना तो समझ गए सर, अंडरस्टैंड द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, ठीक है। मतलब सप्लाई से ही आपको समझ में आएगा कि जीएसटी में कौन से चीज़ में टैक्स लगेगा और कौन से चीज़ में टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो या फिर सर्विस का। आज मैं आपको गुड्स के बारे में और कुछ बात करूंगा, और फिर सर्विस के बारे में भी बात करूंगा। इतना सारा एग्जांपल्स और केस स्टडीज डील होगा कि आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा। अच्छा, एनालाइज दी टैक्सेबल इवेंट्स, सप्लाई, इट्स मीनिंग एंड स्कोप। टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई, इट्स मीनिंग, स्कोप, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन दैट विल अमाउंट टू सप्लाई। आपको वो सब ट्रांजैक्शंस को ढूंढ ढूंढ के निकलना है जिसमें सप्लाई अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा जीएसटी आ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होता है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, विदाउट एनी कंसिडरेशन। आप लोगों को पता है ना सर, जैसे लॉ में आप लोग पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वैसा ही यहाँ पर जीएसटी में भी कंसिडरेशन जरूरी है, बट कुछ केस में ऐसा भी होता है सर कंसिडरेशन नहीं होता, मतलब समथिंग इन रिटर्न नहीं होता। आप लोगों को अच्छे से पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न नहीं होता फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में क्लास में चर्चा कर चुके हैं।
Identify the transactions which will be neither the supply of goods nor the supply of service. Classify the specified transaction either as a supply of goods और supply of service. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एरिया है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस का लिस्ट आज पढ़ेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है, गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे, आपको समझना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। अच्छा, एंड एक्सप्लेन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर से कुछ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। कंपोजिट एंड मिक्स पे ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में बात हो चुका है, आज फिर से कुछ बातें होंगे सर। तो चलो, जहां तक लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नोट सभी के पास है, अगर किसी के पास सप्लाई का नोट्स नहीं है आप मुझे एक बार याद दिला सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हो चुका है। मैं लास्ट दिन जिस पर्टिकुलर केस स्टडीज या एग्जाम्पल में जाके छोड़ा था बिफोर दी दुर्गा पूजा, मैं वहीं से फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं सर आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं। ये सब मैं करा दिया था, मुझे याद है, मुझे पूरा याद आ रहा है कि हम लोग, ये एक पॉइंट था, चला गया, आई थिंक दिस वन, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। हाँ सर, याद आ रहा है क्या? देखो तो एक बार एग्जाम्पल 18 में डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वो मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. Mohan shall be treated as distinct person in the respect of registration in West Bengal and Delhi. मतलब दोनों जगह में वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के हिसाब से देखा जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, और डिस्टिंक्ट पर्सन्स का क्या जीएसटी में होता है इसके बारे में चर्चा होके लास्ट क्लास कंप्लीट हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ रे? हेलो, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 याद आ रहा है क्या? है सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, बस इतना ही मुझे पूछना था आज आपको। अच्छा, उस साथ में ये वाला एग्जांपल भी हुआ था, वो महाराष्ट्र का विरार में, मुंबई का जो विरार है, विरार में किसी का लिकर शॉप है, रेस्टोरेंट है, और उत्तराखंड में भी उसका लिकर का ब्रांच बनाया था, तो उसके ऊपर भी ये वाला एग्जाम्पल भी हुआ था, मुझे याद है। आप लोगों को भी याद होना चाहिए, अगर किसी का मिस है एक बार वो वाला क्लास एक बार ज़रूर एक बार देख लेना सर, मेरे को बोलना, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर लूँगा। ये वाला एग्जाम्पल था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एक रेस्टोरेंट था महाराष्ट्र में और एक अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप था उत्तराखंड में, ठीक है। रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट था महाराष्ट्र में, विरार में, विरार एक आउटस्कर्ट्स है विरार का, मतलब मुंबई का, और अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप था उत्तराखंड में। इसका क्या मतलब जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर पूरा एग्जाम्पल बना हुआ था, तो ये भी बात हुआ था। लेकिन सर आज मैं क्या केस बताऊंगा आपको, आज ऐसे तो बताना बहुत कुछ है, बट सबसे पहले जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा दैट इज स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, क्वालिफाई एज ए सप्लाई और नॉट, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है सर। स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर के केस में मैं आपको क्या बताऊं, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन बिजनेस सिस्टम। बिजनेस में ऐसा होता है ना सर, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, किसी भी इंसान का जो बिजनेसमैन होता है, उसका एक जगह में उसका फैक्ट्री होगा, दूसरे जगह में उसका शोरूम होगा। क्या रे, ऐसा हो सकता है? ये सपोज मानो कि तुम्हारा फैक्ट्री है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और तुम्हारा शोरूम है कोलकाता में, कैसा हो सकता है? न्यू दिल्ली में फैक्ट्री और शोरूम इन कोलकाता, हाँ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कोलकाता में है फैक्ट्री है किसी डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, और कोलकाता में है शोरूम। क्या ऐसा रियल में होता है ना? हाँ सर, अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? से फॉर एग्जाम्पल, यस सर। यस ना, एग्जैक्टली। तो जैसे मानो कि आपका मिदनापुर में फैक्ट्री है, ठीक है, दिस इज अ मिदनापुर, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है सर, ठीक है। वेस्ट मिदनापुर में आपका फैक्ट्री है और कोलकाता में आपका शोरूम है। तो जब आप मिदनापुर फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट को कोलकाता शोरूम में ट्रांसफर करोगे तो क्या इसको सप्लाई ट्रीट करोगे? इज ए क्वेश्चन, ये सब सवाल आ रहे हैं आपके सामने, क्या इसको सप्लाई ट्रीट करोगे? अगर सप्लाई ट्रीट कर लोगे तो जीएसटी चार्ज हो जाएगा। अगर फैक्ट्री से प्रोडक्ट को शोरूम में ट्रांसफर किया जा रहा है तो अगर ये सप्लाई है तो फिर ये जीएसटी के अंदर आ जाएगा। सर इसमें भी देखा जाएगा कि कंसिडरेशन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। नॉर्मली अगर कोई अपनी ही फैक्ट्री से अपने ही शोरूम में लेके जाएगा तो कंसिडरेशन थोड़ी ना होगा सर, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, लेकिन मानो कि स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो जैसे मानो तुम्हारा
फैक्ट्री है कोलकाता में और तुम स्टेट चेंज करना है, कहाँ जाने से स्टेट चेंज हो जाएगा? जमशेदपुर कहाँ चला गया सर? बड़ा शहर है थोड़ा, जमशेदपुर दिखाई दिया क्या? आसपास में ही होना चाहिए, नहीं दिख रहा है क्या? कहाँ चला गया भाई जमशेदपुर? ओ मिल गया, ये रहा। ठीक है, कोलकाता में आपका, कोलकाता में फैक्ट्री है और ये रहा जमशेदपुर, जमशेदपुर में आपका शोरूम है। तो अगर ये स्टेट चेंज हो गया सर, जमशेदपुर इन झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में आता है, झारखंड का शहर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है। तो स्टेट जब चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक ही बात है, आपने तो क्या किया, आप बस अपना शोरूम से, फैक्ट्री से शोरूम में ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्या ये सप्लाई है? मतलब आपको रियल लाइफ सिनेरियो बताया मैं आपको भी, ठीक है। अब रियल लाइफ सिनेरियो को देखना है कि जीएसटी इसको क्या बताते हैं। आई होप कि केस समझ में आ गया कि सर सप्लाई अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा डिटेल्स में ही देखते हैं। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस दैट वन ब्रांच सप्लाई सर्विस टू अनदर ब्रांच। ये तो जानते ही हो, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सप्लाई करता है ना, ऑफ द सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। एंटिटी सेम है, मतलब कंपनी सेम है, बट कोई कंसिडरेशन नहीं होता, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में प्रोडक्ट सप्लाई ट्रांसफर हो जाता है, गुड्स। सिमिलरली गुड्स आर ट्रांसफर्ड अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए सेम एंटिटी, एक ही एंटिटी का डिफरेंट यूनिट्स पे गुड्स ट्रांसफर होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन। और सप्लाई का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री टू डिफरेंट ब्रांचेस, एक फैक्ट्री में सैंपल बनाया गया और उसी सैंपल को डिफरेंट ब्रांचेस को भेज दिया गया। और ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपोट और शोरूम फॉर सेल देयर फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच वेयर द डिमांड ऑफ द गुड्स इज हायर। ठीक है, मतलब एक ब्रांच में सेल नहीं हो रहा है तो क्या कर रहा है जो ओनर है कंपनी का, वो दूसरे शोरूम में अपना प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहा है। अब सवाल है क्या रास्ते में सेल टैक्स वाले गाड़ी पकड़ेगा? हाँ, कि भाई तुम अपने एक शोरूम से दूसरे शोरूम में अपना ही प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या ये सप्लाई है? सवाल मन में आ रहा होगा आपको। बस यही सवाल का जवाब जीएसटी क्या देता है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है सर? कहता है अंडर दी GST, these transactions undertaken without consideration will also qualify as supply. Without consideration सेल्फ सप्लाई अपने ही ब्रांच के अंदर, अपने ही यूनिट के अंदर ये सप्लाई हो सकता है, प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस इज बिटवीन, क्या होना चाहिए? सप्लाई कब ट्रीट करना है? सप्लाई तब ट्रीट करेंगे, सेल्फ सप्लाई है बट फिर भी सप्लाई ट्रीट, मतलब सेल्फ सप्लाई है, अपने ही ब्रांच अपने ही यूनिट के बीच में होगा, बट फिर भी सप्लाई कब मानेंगे? जब डिफरेंट लोकेशंस में होगा विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, दूसरा रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में है, इस तरह का, एक मुंबई में है, दूसरा महाराष्ट्र मतलब कर्नाटका में है, ठीक है, बैंगलोर में है। मतलब अगर लोकेशन चेंज हो जाए, रजिस्ट्रेशन एरिया चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लोकेशन आ जाए तो उसको डिस्टिंक्ट पर्संस के अंदर डाल दिया जाता है। तो जब बात डिस्टिंक्ट पर्संस का हो जाए, अब सेम लीगल एंटिटी सेम है, as these are transaction between distinct persons, same entity है पर दोनों का different locations में different registration है। ठीक है, अगर एक कोलकाता वेस्ट बंगाल में है तो दूसरा वाइजैक आंध्र प्रदेश में है। आप बात समझ रहे हो सर? हेलो, एक रजिस्ट्रेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में, दूसरा रजिस्ट्रेशन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, दोनों स्टेट अलग है, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है। अगर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा, और अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाता है तो इसका मतलब अगर कुछ भी अपनी ही फैक्ट्री से अगर प्रोडक्ट इधर आ रहा है, सेल्फ सप्लाई है बट फिर भी इसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या স্যার बोलो सर, बोलो। স্যার জিএসটি তো আপনার স্টেট ওয়াইজই রেজিস্ট্রেশন হয়, সব স্টেটের ক্ষেত্রে আলাদা রেজিস্ট্রেশন তো করতেই হয়। डिपेंड करता है, देख अगर मान की अगर अलग अलग स्टेट में तुम्हारा अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो फिर वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। अगर सेम रजिस्ट्रेशन है, एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन है पर तुम दूसरे स्टेट में, हाँ तुम सही बोला कि अगर मैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस करूंगा, मतलब एक स्टेट में अगर दूसरा स्टेट में अगर मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, सपोज आपका बिजनेस है कोलकाता में और आप चाहते हो कि आप नागपुर में सप्लाई करोगे, आप वाराणसी में सप्लाई करोगे, तो बात ये हो जाता है कि अगर आपका प्रोडक्ट आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हो, मतलब स्टेट चेंज करना चाहते हो, तो इसमें एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, एक परमानेंट का जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है,
तो आप कैजुअल डीलर भी बन सकते हो दूसरे स्टेट में, या फिर आप रेगुलर भी बन सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग कैजुअल या रेगुलर कॉन्सेप्ट में बात नहीं कर रहे, सिंपल एक लॉजिक लगा रहे हैं अभी कि भाई सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यू आर राइट तथा कि यस सर, कि जब मैं दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करने जाऊँ तो मेरा उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन सप्लाई ट्रीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे मानो कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, चलो देखो क्लैरिटी आ जाएगा। रघुवीर फैब्रिक्स, रियल लाइफ है, रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली। अब सवाल आपके मन में आ जाना चाहिए, सर लखनऊ कौन से स्टेट में आता है? हेलो, लखनऊ कौन से स्टेट में आता है, बोलो ना। यूपी। यूपी का कैपिटल है ना सर, यूपी का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, और उसका शोरूम है, उसका शोरूम कहाँ है देखते हैं, चलो। उसका शोरूम है दिल्ली में। दिल्ली कहाँ आता है सर? दिल्ली न्यू दिल्ली में आता है। न्यू दिल्ली कौन सा स्टेट के अंदर आता है सर? न्यू दिल्ली दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, ये इंडिया का कैपिटल है। तो लखनऊ में है फैक्ट्री और न्यू दिल्ली में है शोरूम, ठीक है। अब दोनों ये स्टेट चेंज हो गया, लेकिन मतलब इसका दोनों जुरिस्डिक्शन अलग हो गया। अब जब दोनों जुरिस्डिक्शन अलग हो जा रहा है, बात को ध्यान से देखिएगा, द फैक्ट्री एंड द रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज, मतलब ये लखनऊ से जो दिल्ली गया इसमें कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ, अपना ही है ना, कोई कंसिडरेशन क्यों होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूट सप्लाई, बिकॉज यहाँ पर दोनों रजिस्ट्रेशन एरिया अलग है, ठीक है। दोनों रजिस्ट्रेशन मतलब शोरूम का रजिस्ट्रेशन एरिया दिल्ली में है, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन लखनऊ में है, तो ये इसको सप्लाई ट्रीट करेगा, इसको सप्लाई ट्रीट करेगा, ठीक है। अब बाद में इसको एग्जेम्प्ट करेगा वो अलग बात, इसको सप्लाई ट्रीट करेगा, ये बात तो ध्यान में रखिए। लेकिन अगर यही बात थोड़ा अलग हो जाए, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, एकदम इमेज के हिसाब से भी यहाँ पर बोला हुआ है कि लखनऊ फैक्ट्री रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड दिल्ली शोरूम दिल्ली में है, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है बट इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है पर इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। मतलब ऐसे तो इसको सप्लाई मानना इज नॉट एग्जैक्टली, बट फिर भी मान लेंगे डीम्ड, ओके। डीम्ड का मतलब तो जानते ही हो सर, मान लेंगे। हाउएवर, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ध्यान से सुनो। However, transfer between two units of a legal entity under single registration, एक ही रजिस्ट्रेशन है, दोनों स्टेट में अलग अलग या दोनों यूनियन टेरिटरी में अलग अलग, ऐसा नहीं है। ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ ए लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन अपरेंटली विद इन सेम स्टेट, जब एक ही स्टेट के अंदर होना तो एक ही रजिस्ट्रेशन में ही काम बन जाता है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, दिस कैन बी अंडरस्टूड। नीचे देखो, ये वाला एग्जाम्पल आपको इसका जवाब दे देगा, ये इमेज भी आपको बहुत कुछ बता देगा। देखो अब सवाल आता है, सर ये फैक्ट्री लखनऊ में है और ये शोरूम कानपुर में है। आपके सामने सवाल है, कानपुर कौन से स्टेट में आता है? कानपुर कौन सा स्टेट में आता है सर? यूपी। दोनों ही यूपी में आता है, वेरी गुड सर। मतलब थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए सर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है, तो आप चिंता में नहीं पढ़ना है कि भाई आपको स्टेट का नॉलेज होना चाहिए, भाई कौन सा सिटी कौन से स्टेट में आता है, इतना नॉलेज तो चाहिए सर। ये रहा लखनऊ, ये रहा कानपुर, ठीक है, ये रहा लखनऊ, ये रहा कानपुर। कानपुर भी यूपी का बड़ा शहर में से एक है, मतलब बड़ा शहर ही है, बहुत बड़ा शहर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 100 किलोमीटर के मोस्ट प्रॉब्ली फर्क है मुझे जितना मालूम। तो लखनऊ और कानपुर ये रहा आपका डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस से भी बड़ा बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों ही यूपी के अंदर आता है, ठीक है। तो सिंगल रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सिंगल है और दोनों ही आपका आ जाता है यूपी के अंदर। ये रहा यूपी का मैप। कहते हैं कि यूपी का जो मैप है इट्स लुक लाइक ए एलिफेंट, है ना सर? देखो मैंने ड्रॉ किया, आपको लग रहा है हाथी है? हाँ, यूपी का मैप हाथी की तरह देखने में होता है, कभी गौर किया आप लोगों ने? कभी गौर करोगे तो पता चलेगा। अब देखो क्या खेल है। Raghuveer Fabrics transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur, so that same can be sold from there. It has taken one registration in the state of Uttar Pradesh. एक ही registration है इसका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास, declaring Lucknow factory as its principal place of business and Kanpur showroom as its additional place of business. Since no consideration is charged,
supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply. So this is not a supply. ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट ए सप्लाई सर. बोलो सर, ये दोनों बात समझ में आया? रघुवीर फैब्रिक्स का दो केस, एक जब सेम स्टेट के अंदर फैक्ट्री और शोरूम हो तब केस, तब वो नो सप्लाई में हो जाएगा, और जब दोनों स्टेट अलग हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता है, दोनों जगह में रजिस्ट्रेशन है, तो उसको सप्लाई माना जा रहा है. बोलो सर, अगर ये फैक्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा. बोलो सर, यहाँ पे कंसिडरेशन का इम्पोर्टेंस नहीं है ना? कंसिडरेशन तो दोनों नहीं, कंसिडरेशन तो दोनों केस में कुछ नहीं है, सेल्फ सप्लाई है. अपने ही शोरूम से अपने ही फैक्ट्री में क्या कंसिडरेशन होगा? कंसिडरेशन यहाँ इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं. मतलब जो सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना मैंडेटरी था. नॉर्मली हम लोग जो सप्लाई का जब जीएसटी का डेफिनेशन देखते हैं वहाँ कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट. बट यहाँ कंसिडरेशन इनवैलिड हो गया एक तरह का. बट क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन है, गवर्नमेंट इसको सप्लाई मान लेगा जब स्टेट चेंज हो जाएगा, 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा. समझ में आ गया ना? यू आर राइट सर. यस सर. ओके, चलो सर आगे देखते हैं. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था सर, ठीक है. अच्छा, अब दूसरा केस. नाउ पॉइंट इज दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. थोड़ा अलग बात है यहाँ पर. अब शोरूम वाला बात छोड़ो, फैक्ट्री वाला मतलब ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर अलग हो गया. अब दूसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. मतलब यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर को थोड़ा मोटा बना रहा हूँ, ठीक है, और एम्प्लॉय जो है थोड़ा पतला बना दिया मैंने. यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विस या गुड्स दे रहा है. कौन किसको दे रहा है सर? एम्प्लॉयर दे रहा है. दिस इज एम्प्लॉयर एंड दिस इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को. ओके, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, जब बात रिलेटेड पर्सन का आता है तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ जाता है. आप लोगों को पता है सर रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन, प्रीवियस क्लासेस में डिटेल्स में बात किया सर. अगर भूल गए तो एक बार प्लीज फिर से देख लेना. In terms of the definition of related person given above, employer and employee are related person. Yes, employer-employee related person. However, services provided by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment are not treated as supply. मतलब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है वो कभी सप्लाई में नहीं आ सकता. ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इसको बोला गया है. ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इसको बोला गया है. नाउ पॉइंट इज दैट सर, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है, कौन किसको? एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को. ध्यान से सुनिएगा बात को. एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉय को. ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी तो है ही ये लोग. फर्दर प्रोविजंस बता रहा है टू पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में प्रोवाइड दैट गिफ्ट्स अप टू ₹50,000, 50,000 तक का अगर कोई गिफ्ट है इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर, एक इन फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50,000 तक अगर कोई गिफ्ट एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की तरफ पहुंच रहा है, बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. हाउएवर, गिफ्ट्स ऑफ वैल्यू मोर देन 50,000 मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब 50,000 का गिफ्ट जा रहा है, बदले में कुछ क्या दे रहा है? नहीं, विदाउट कंसिडरेशन आर सप्लाई एंड आर सब्जेक्ट टू जीएसटी. अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो जाए, विदाउट कंसिडरेशन भी हो जाए, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा. और जैसे ही किसी चीज को सप्लाई माना जाता है वो सब्जेक्ट टू जीएसटी कंसिडरेशन में आ जाता है, सब्जेक्ट टू जीएसटी व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और अगर ये गिफ्ट दिया जा रहा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के पर्पस में, सर ये कैसे प्रूव होगा कि गिफ्ट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दिया जा रहा है? ठीक है, वो आगे देखते हैं सर. नाउ सबसे पहले देखो व्हाट कंस्टिट्यूट अ गिफ्ट. गिफ्ट का मतलब क्या है? ठीक है, गिफ्ट का मतलब आपको गिफ्ट बॉक्स तो दिखाई दे दिया. द टर्म गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा गिफ्ट के बारे में. बट इन कॉमन पैरेलेंस गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन. ये तो सबको पता है. हम किसी भी चीज को गिफ्ट कब बोल सकते हैं? कोई भी चीज को गिफ्ट कब कह सकते हैं? तभी गिफ्ट बोल सकते हैं जब बदले में कुछ ना दो, है ना सर? क्या रे, सही बोल रहा है ना?
बदले में कुछ ना दे के जब कुछ मिलता है उसी को तो गिफ्ट कहेंगे, उपहार। बंगाली में, हिंदी में बोलते हैं ना सर, उपहार बोलते हैं हम लोग, उपहार बंगाली में बोलते हैं उपहार। सही बोला ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. इज वॉलेंटरी इन नेचर एंड इज मेड ऑकेशनली। गिफ्ट रोज रोज नहीं दिया जाता। हाँ, गिफ्ट रोज रोज नहीं दिया जाता, ऑकेशनल होता है। रोज रोज गिफ्ट सुनने में हंसी आ जाएगा। हाँ, आजकल चलता है, फैशन हो गया रोज गिफ्ट। पता नहीं, समझ में नहीं आता रोज क्या गिफ्ट होता है। हाँ, रोज गिफ्ट नहीं हो सकता, ऑकेशनली होता है गिफ्ट। महीने में, 6 महीने में, महीने में गिफ्ट भी नहीं होगा, आई थिंक 6 मंथ्स में एक बार, साल में एक बार, वही गिफ्ट कहलाता है। जो भी हो, इट कैनॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट बाय द एम्प्लॉय। गिफ्ट कभी अधिकार नहीं होता। गिफ्ट कभी अधिकार होता है क्या कि भाई मुझे जब गिफ्ट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर तुम्हें मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, मतलब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो और अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हो गिफ्ट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड द एम्प्लॉय कैन नॉट मूव ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑब्टेनिंग ए गिफ्ट। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि मेरे को मेरा एम्प्लॉयर गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, ये सब बात नहीं होता है, ठीक है। तो गिफ्ट गिफ्ट होता है, और गिफ्ट आपको समझ में आ गया गिफ्ट के बारे में क्या बोला है लॉ ने, ठीक है। जीएसटी तो चुप रहा, बट कॉमन पैरालेंस में ही जीएसटी ने गिफ्ट को डिक्लेयर किया, गिफ्ट को डिफाइन किया। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, जो लोग आप लोग सभी कोई मोस्ट प्रॉब्ली इनकम टैक्स सभी कोई पढ़ते हो, मुझे जितना पता है। इनकम टैक्स में आप लोग सैलरी चैप्टर भी करते हो, आजकल तो वही चल रहा है क्लास में, सैलरी। सर सैलरी में आप लोग ये वाला पॉइंट तो जरूर सुने होंगे। अरे सुना है कि नहीं सुना, बताना सर। पार्क्विजिट्स, इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में पार्क्विजिट्स के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, बोलो ना। क्या होता है पार्क्विजिट्स, कोई तो बताओ। Yes, sir. क्या होता है पार्क्विजिट्स, क्या होता है? পারকোজিটস সার্কামস্ট্যান্সের উপর কোনো ইয়ে করে না, সাধারণত কোনো রকম ডিলের জন্য দেওয়া হয় এমপ্লয়িকে। यस सर, इट्स नॉट लाइक अलाउंस। अलाउंस और पार्क्विजिट्स में क्या फर्क होता है, वेरी गुड सर, कि कोई सरकमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं होता कि भाई आपका अलाउंस जैसे होता है ना, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ठीक है, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंस दिया जाता है सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। बट पार्क्विजिट्स इज नॉट लाइक दैट। पार्क्विजिट्स इज लाइक अ गिफ्ट नेचर का होता है थोड़ा बहुत, ये डील करके होता है। पार्क्विजिट्स नेचर गिफ्ट का, बट गिफ्ट नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स पे हक होता है एम्प्लॉय का, पार्क्विजिट्स पे एम्प्लॉय का अधिकार होता है, ठीक है। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट बनता है जॉब का, तो जॉब एग्रीमेंट में ही उसको बताया जाता है। तो देखो क्या होता है, ये सैलरी चैप्टर में भी आपको डिटेल्स में बताया जाता है। तो एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और in relation to his employment is outside the scope of GST। मतलब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जीएसटी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय मतलब जो नौकर है वो अपने ओनर को, ठीक है, अपने ओनर को जो सर्विस देता है वो जीएसटी के अंदर नहीं है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, नहीं गुड्स और सर्विस किसी के अंदर नहीं रखा गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, it follows therefore the payment made by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subjected to GST। मतलब अगर एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर रहा है, ठीक है, सर्विस के कारण, वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has clarified in a press release in 10th of July 2017 को that if service such as membership of a club, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह आजकल दिया जा मिलता है ना कंपनी के तरफ से एम्प्लॉय के लिए, जिम, ठीक है, जाओ सुबह सुबह जिम जाके अपना फिटनेस बना के रहो और काम में मस्ती मारो, मतलब मस्ती से काम करो, है ना, अच्छा बात है। क्लब फैसिलिटीज एंजॉयमेंट के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। लेकिन ये सभी खर्चा कौन करता है, एम्प्लॉय करता है कि एम्प्लॉयर करता है? हाँ सर, ये खर्चा कौन करता है, एम्प्लॉयर करेगा कि एम्प्लॉय करेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर करेगा अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, किसको फ्री ऑफ चार्ज में मिल रहा है, एम्प्लॉइज को, बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये पार्क्विजिट्स है, द सेम विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। So perquisite is also not subject to GST.
द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग, अगर आपको फ्री घर मिलता है, ठीक है, आप लोग जानते हो RFA होता है, आपको HRA होता है, ठीक है, टू द एम्प्लॉइज, व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सर ये किसी भी चीज में जीएसटी नहीं आया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉस्ट टू कंपनी, ये C2C है, ये कंपनी का कॉस्ट है अपने एम्प्लॉय को पालने का, सिंपल बात है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी जीएसटी नहीं आया। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में जीएसटी का क्या सिनारियो है आपने देख लिया, बट सर्विस होता है सर, एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। गिफ्ट नेचर का भी हो सकता है, अगर गिफ्ट 50,000 के ऊपर चले जाए तो जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर गिफ्ट पार्कोजिट्स के हिसाब से है तो फिर उसमें जीएसटी नहीं आता है, वो कॉस्ट टू कंपनी हो जाएगा, ठीक है, वो कंपनी अपने खर्चा में दिखा सकता है, ठीक है, वो इनकम टैक्स में कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स में शो कर सकता है। नाउ ये था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला सर्विस का केस, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से कुछ भी घुमा के सवाल करे आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या केस बन सकता है। सर अभी और डिटेल्स में जा रहे हैं सर, एक एक केस, हर ट्रांजैक्शंस, हर तरह का कम्युनिकेशन जीएसटी के, मतलब जीएसटी का क्या बोले सर, मतलब जीएसटी फीलिंग आ जाएगा, मतलब क्या जीएसटी लगेगा इसमें, क्या इसमें जीएसटी नहीं है, क्या इसमें जीएसटी आ सकता है। प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन, ये एक बहुत बड़ा केस है, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट इंडिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी होता है, बट अगर मैं इंडिया का बात करूं बहुत सारे बिजनेस चलता है सर प्रिंसिपल एजेंट के केस में। आप लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस तो सुने होंगे रे, अरे फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट तो सुने होंगे आप लोग कि भाई मैंने किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया और उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा, हाँ सुना है कि नहीं सुना, फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइज में Yes, आपका, फ्रेंचाइज में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया, मतलब आप उस कंपनी का एजेंट बने बेसिकली, है ना, तो आप एज ए एजेंट किसी कंपनी का सर्विस बेच रहे हो, किसी कंपनी का गुड्स बेच रहे हो, तो क्या इस केस में कब किस पे जीएसटी लगेगा, कब किस पे जीएसटी लगेगा, थोड़ा लंबा कहानी है, थोड़ा धीरे धीरे कहानी सुनोगे सर, प्रिंसिपल एजेंट की कहानी पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में बोला हुआ है, प्रिंसिपल और एजेंट का जीएसटी की कहानी, ठीक है, मतलब अगर वो सप्लाई ट्रीट होगा तो जीएसटी होगा, अगर सप्लाई ट्रीट नहीं होगा तो जीएसटी में कोई काम नहीं है, लेकिन सर उसके लिए आपको कहानी सुनना पड़ेगा, अगर कहानी क्लियर है जीएसटी भी ऑल इन क्लियर है, मतलब वो क्या बोलते हैं सर, क्लिनिक ऑल क्लियर जैसे है ना, ऑल क्लियर है, कहानी पहले क्लियर करो। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन ही करेगा नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर कोई एजेंट है, सपोज मानो दिल्ली का कोई कंपनी है, वो कोलकाता में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो वो क्या किया, कोलकाता में एक एजेंट रख दिया, ठीक है, तो वो अपने एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन है ना प्रोडक्ट देगा, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, सप्लाई तो है, आप अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई गुड सेल करना चाहते हो तो वो भी सप्लाई है। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, मतलब एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को रिसीव किया और फिर वही गुड्स को अपने प्रिंसिपल को सप्लाई कर दिया, ऐसा हो सकता है। जैसे मानो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, मानो कि कोलकाता में एजेंट है, ठीक है, मुंबई में प्रिंसिपल है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मुंबई में है प्रिंसिपल और एजेंट है इन कोलकाता। अब मानो कि कोई जहाज मतलब शिप कोलकाता में पहुंचा, तो कोलकाता में पहुंचेगा तो फिर कौन प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा क्या, मतलब जो मेन कंपनी है वो यहाँ कोलकाता में आएगा, या फिर वो क्या बोलेगा भाई मेरा एजेंट रिसीव करेगा और उसको कोलकाता से गुड्स को महाराष्ट्र मतलब मुंबई में भेज देगा, ऐसा तो हो सकता है ना। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स कहां से आ रहा है, मान के चलो श्रीलंका से आ रहा है ना, मान के चलो श्रीलंका से आ रहा है, तो अगर श्रीलंका से गुड्स कोलकाता पोर्ट के लिए आ रहा है, हो सकता है कि मुंबई की तरफ कुछ प्रॉब्लम है, तो ओनर इसने क्या किया, कोलकाता में कंसाइनमेंट भेज दिया और फिर कोलकाता से वही कंसाइनमेंट मुंबई में चला भेज दिया, किसने, एजेंट ने, तो एजेंट भी प्रिंसिपल के बिहाफ में रिसीव करके फिर प्रिंसिपल को सप्लाई कर सकता है, दोनों केस में ही सप्लाई है। और ऐसा भी हो सकता है सर
ऐसा भी हो सकता है, मानो श्रीलंका से कोई कंसाइनमेंट है, मुंबई में प्रिंसिपल ने उसको रिसीव किया, फिर प्रिंसिपल उसको एजेंट को कोलकाता में बेचने के लिए भेज दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्या रे, दोनों सिनारियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एक बार एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया। क्या केस समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हेलो, अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, अरे चलो बढ़िया है, ठीक है। बस आप लोगों का येस नो ही तो चाहिए, और क्या, ये मेरा कंसिडरेशन है सर, समथिंग इन रिटर्न। मैं इतना आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बस हाँ ना से जवाब दीजिएगा तो मेरा कंसिडरेशन हो जाएगा, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं। अच्छा आगे देखते हैं सर, अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी मैटर में बहुत कुछ बाकी है, मतलब अभी बोलते हैं ना सर, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है। पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलोज। कंसिडरेशन का एक बहुत बड़ा खेल है। नॉर्मली सप्लाई में कंसिडरेशन जरूरी है, बट प्रिंसिपल एजेंट में कंसिडरेशन ना भी हो सकता है। Only supply of goods and not supply of service is covered here. Point to be noted sir. यहाँ supply of service को नहीं रखा गया, सिर्फ supply of goods को रखा गया। Only goods का जो supply है वही यहाँ पर कवर किया जाएगा प्रिंसिपल एजेंट में। Supply of service between principals and agents are not covered here. Point to be noted sir. ठीक है, supply of goods only consider किया जाएगा, ये बात पहला बात है। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो सप्लाई। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन कोई गुड सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो सप्लाई। ओके, thus the supply of service between the principal and agent and vice versa would therefore require consideration to be considered as supply and thus to be liable to GST। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो जाए प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, वो भी जीएसटी के अंदर आ सकता है, बट यहाँ पर इसको कवर नहीं किया गया है, ठीक है। उसका चर्चा कभी बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि गुड्स का सप्लाई अगर हो रहा है, प्रिंसिपल से एजेंट के पास जा रहा है, ठीक है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी सप्लाई माना जाएगा। नाउ आगे बात को आगे बढ़ाओ सर। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, अभी एग्जाम्पल केस लॉस देखेंगे ना, आपको और क्लैरिटी आएगा, बट बिफोर दैट प्रोविजन को क्लियर कट समझो, ठीक है। In order to determine whether a particular principal and agent relationship falls within the ambit of the para 3 of schedule 1 as discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by the agent or not. Point to be noted sir, very very important point in this case। प्रिंसिपल एजेंट के केस में इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, ये बहुत बड़ा खेल है। इनवॉइस पे गौर करें, इनवॉइस पे गौर करें, ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के सामने। वेदर द इनवॉइस मतलब चालान जो होता है ना सर, कोई गुड्स जब सप्लाई किया जाता है उसका चालान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट आएगा, वे बिल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनवॉइस जनरेट करने का कॉन्सेप्ट, वो भी आपको अलग से पढ़ा जाएगा। बट विदाउट इनवॉइस सप्लाई हो नहीं सकता। सप्लाई का डिटेल्स कहाँ मिलता है, इनवॉइस में मिलता है ना, अरे बिल, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, ठीक है। तो point is very simple, whether invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by the agent or not। In other words, the crucial point is that कौन issue कर रहा है। Point is very simple, is whether the agent has the authority to pass or receive the title of the goods on behalf of the principal। क्या एजेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को पास कर सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा। अब इसमें आपके सामने तीन सवाल आ रहा है सर, कि कब आप उसको सप्लाई ट्रीट करोगे, मतलब कब उसमें जीएसटी चार्ज होगा, सप्लाई होगा कि नहीं होगा, इनवॉइस के बेसिस पे। ध्यान से सुनना बात को। वेदर द इनवॉइस, डोंट वरी, सब चीजों का केस लॉ भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगा, ठीक है। वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, अगर वो अपने नाम पे करेगा, देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर इज बीइंग इशूड इन द एजेंट्स नेम, एजेंट के नाम पे हो रहा है। हाउएवर वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3। मतलब सप्लाई के हिसाब से नहीं आएगा। अगर वो प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है तो फिर यहाँ पर एजेंट को नहीं माना जाएगा कि एजेंट सप्लाई कर रहा है बोल के, वो प्रिंसिपल के नाम पे हो जाएगा। सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट, गुड्स कौन प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोक्योर मतलब जुगाड़ करना,
on behalf of the principals are invoiced in the name of agent. Agent के नाम पे हो रहा है. Goods procured on behalf of principals are invoiced in the agent's name. Provision of said goods by the agent to the principal would be covered by para 3. अब देखो ये para 3 का जो खेल है शेड्यूल 1 में जो बोला हुआ है, इसका आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देख लो कि जीएसटी लॉ इसको क्या कहना चाहता है. ठीक है, ये तीनों केस देखना. एक केस में क्या हुआ, इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर इज बीइंग इशूड इन द एजेंट्स नेम. सेकेंड केस में आपने देखा इनवॉइस इज इशूड एजेंट इन द कस्टमर्स इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. एंड थर्ड केस में आपने देखा गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द एजेंट्स नेम. ठीक है, तीनों अलग अलग केसेस हैं, बट तीनों अलग अलग केस में जीएसटी का क्या संपर्क है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखो, ये सर्कुलर आया था 2018 को आया था. सर्कुलर का नंबर से आपको पता चलेगा 4 सितंबर को आया था. नाउ ध्यान से एक एक केस देखो, एक एक केस देखो, क्लियर होगा. अनमोल किसी का नाम है, अपॉइंट्स भोलू. अरे वाह, गजब नाम है, बहुत अच्छा नाम है. अनमोल अपॉइंट किया भोलू को. कौन है सर? अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट. अनमोल ने बोला भोलू को कि भाई कुछ गुड्स हमें मार्केट से जुगाड़ करके दो. भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल. अनमोल को जो गुड्स चाहिए वो गुड्स भोलू ने मार्केट में वेरियस सप्लायर्स को बोला और जुगाड़ करने के लिए बोला. एंड आस्क द सप्लायर, ठीक है, जैसे अनमोल एंड आस्क द सप्लायर गोलू, उसमें से एक सप्लायर निकला गोलू. ठीक है, भोलू ने जुगाड़ किया किसको? गोलू को. किसको सप्लाई करने के लिए? अनमोल को. टू सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल. और क्या बोला गोलू को कि भाई जो इनवॉइस बनाओगे वो भोलू के नाम पे नहीं, वो अनमोल के नाम पे बनाओगे, प्रिंसिपल के नाम पे. इन दिस सिनेरियो Volu is only acting as a procurement agent and has in no way involved himself in the supply or receipt of the goods. मतलब इस गुड्स को रिसीव करना, इस गुड्स को सप्लाई करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें भोलू कोई नहीं है. मतलब जीएसटी के नजर से भोलू कोई नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा खेल अनमोल का है और गोलू का है. ठीक है, and has in no way involved himself in the supply or receipt of the goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Volu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. बोलो सर, क्या इस केस में आपको कुछ क्लैरिटी मिला? भोलू एजेंट का ही काम किया, पर फिर भी जीएसटी लॉ पैरा 3 के हिसाब से भोलू को एजेंट नहीं मानता. हेलो सर, बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर. है ना? सभी को पूछ रहा हूँ, सिर्फ नंदी का जवाब मिला, बाकी लोग चुप क्यों हो? हाँ ना कुछ तो बोलो. ना है तो भी बोलो सर, अगर क्लैरिटी नहीं है तो. यस सर. यस ना? ओके सर, ठीक है, चलो आगे देखते हैं. दूसरा एक केस, मनी बैंक. सर ऐसा नाम नहीं सुने होंगे शायद आप लोग, बट बैंक का नाम बहुत अच्छा है, मनी बैंक. ठीक है, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, मनी करते रहते हैं, तो भाई मनी बैंक. मनी बैंक बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स से मंदार ऑक्शनियर है. कौन है सर? मंदार ऑक्शनियर है, ऑक्शन कराता है. टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, द ऑक्शनियर अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर. उसने ऑक्शन अरेंज किया और बिडर भी पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लिया. The highest bid is accepted and goods are sold to the highest bidder. ठीक है, बाय मनी बैंक. मनी बैंक ने हाईएस्ट बीड जिसने किया उसको गुड्स दे दिया. अब इसमें इनवॉइस इशू होगा. द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर. सक्सेसफुल बिडर को इनवॉइस इशू करेगा तभी तो सक्सेसफुल बिडर पेमेंट करेगा ना. इनवॉइस इशू होगा तभी तो पेमेंट होगा. तो मनी बैंक ने इशू किया और सक्सेसफुल बिडर ने पेमेंट कर दिया. क्या निकला इस केस में? इस केस का क्या मतलब निकला? इस केस का मतलब ये निकला, इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनियर इज merely providing the auctioneering service with no role played in the supply of the goods. Goods supply के रोल में ऑक्शनियर का कोई रोल नहीं है सर. Even in this scenario, Mandar is not an agent of Money Bank for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. बोलो सर, अगेन क्लियर है कि नहीं है? मंदार कोई एजेंट नहीं है यहाँ पर, एज पर जीएसटी लॉ पैरा 3 शेड्यूल 1. केस क्लियर है कि नहीं है? बोलो सर, बोलो.
डाउट है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हो जाएगा छे? ओके सर। अनदर केस देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए दिल थाम के रहिएगा, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। गौतम एन आर्टिस्ट, गौतम कौन है? एक आर्टिस्ट है। अपॉइंट्स गंभीर, सर ये लोग थोड़ा सा मजाक किया है, गौतम गंभीर क्रिकेटर है ना, ये गौतम गंभीर एक ही इंसान है, बट यहाँ पर गौतम और गंभीर दोनों अलग है। हाँ, गौतम एक आर्टिस्ट है। अरे जानते हो कि नहीं जानते आप लोग गौतम गंभीर को? अरे Yes, sir. Cricketer. यस सर, क्रिकेटर। अभी कौन है? अभी गौतम गंभीर का क्या रोल है? पॉलिटिशियन है सर, दिल्ली से। दिल्ली से एमपी है ना, एमपी या एमएलए? एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर ऑक्शनियर, ठीक है? गंभीर ऑक्शनियर, बीजेपी से जीता है ना मोस्ट प्रोबेबली। यस, मुझे तो ही याद आ रहा है। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। गौतम जो आर्टिस्ट है वो गंभीर को अपॉइंट किया। गंभीर कौन है? ऑक्शनियर, ठीक है? उसका पेंटिंग को ऑक्शन में बेचना है। तो गंभीर ने क्या किया? अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर। सेम केस है जैसे बैंक ने मंदार को किया था। द हाईएस्ट बीड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। जैसे बैंक में केस में हुआ था, बैंक और मंदार के बीच में, वैसा ही गौतम और गंभीर के बीच में हुआ यहाँ पर। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय द गंभीर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये जो पेंटिंग का इनवॉइस है ये गौतम के नाम पे होना चाहिए था, बट ये गंभीर के नाम पे हो रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम। बट यहाँ बिहाफ किसके बिहाफ में कर रहे हैं? गौतम के बिहाफ में कर रहे हैं, बट इन हिज ओन नेम। बिहाफ गौतम का है बट गंभीर अपना नाम लगा रहा है, किसमें? इनवॉइस पे। एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। क्या लग रहा है यहाँ पर? गौतम और गंभीर के बीच में क्या रिलेशन है? सिर्फ ऑक्शनर सर्विस, सिर्फ ऑक्शन सर्विस का रिलेशन है क्या, या फिर प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन दिख रहा है? अरे गौतम और गंभीर के बीच में क्या प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन दिख रहा है? इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट merely प्रोवाइडिंग ऑक्शनियरिंग सर्विस but is also supplying the painting on behalf of Gautam to the bidder and has the authority to transfer the title of the painting on behalf of Gautam. गौतम ने गंभीर को इतना पावर दिया कि भाई पेंटिंग तुम ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज गौतम जस्ट आर्टिस्ट है तो उसको उतना बिजनेस नहीं पता, इसलिए वो गंभीर को ही बोला जो भी लीगल मैटर है आप सामान लेना, मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेना, मतलब मेरा ऑथोरिटी ले लेना। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली गौतम का ही है, प्रोडक्ट गौतम का ही है, बट फिर भी गौतम ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, ऑथोरिटी दे दिया गंभीर को। गंभीर ने क्या किया? उस ऑथोरिटी से गौतम का प्रोडक्ट सक्सेसफुल बिडर को बेच दिया and has the authority to transfer the title on the painting on behalf of Gautam. This scenario is covered under para 3 of schedule 1. तो इसमें पूरा प्रिंसिपल एजेंट वाला केस समझ में आ रहा है। आया कि नहीं आया? बोलो सर। ये अनदर केस था, अनदर केस था। बोलो सर, ये वाला केस समझ में आया कि नहीं? सर आप लोग हाँ ना बोलते नहीं हो, बोलो ना। हाँ सर। हैं सर? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हाँ ना बुलवाने के लिए अभी मेरे को भी कुछ कंसिडरेशन में भेजना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग सुपारी भेजना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा देखो नेक्स्ट, ए कौन है? ए C&F एजेंट है। सर CF&F मतलब बेसिकली क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है? ये बहुत जगह में यूज होता है, पोर्ट में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है? C&F एजेंट बोलते हैं। ए C&F एजेंट और कमीशन एजेंट, इन सिंपल कमीशन एजेंट, ठीक है? टेक्स पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। उसने गुड्स रिसीव किया, ठीक है? पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, मतलब वो अपने नाम पे इनवॉइस काटता है। In such cases, the C&F commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. The disclosure or non-disclosure of the name of the principal is immaterial in such situations. मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम रहेगा या नहीं रहेगा इमेटेरियल है, बिकॉज एजेंट जो है
कमीशन एजेंट या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से गुड्स को रिसीव किया, अपने पोजीशन में लिया और फिर जाके इनवॉइस लगा के बेच रहा है अपने नाम पे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ओनर का नाम रहेगा या नहीं रहेगा ये एक इमैटेरियल फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट, तो बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल को ढूंढेगा कि C&F एजेंट को ढूंढेगा? जीएसटी के लिए किसके पास पहुंचेगा, क्या लगता है? अरे किसके पास पहुंचेगा, प्रिंसिपल के पास या C&F एजेंट के पास? सर ऑब्वियसली C&F एजेंट के पास, बिकॉज उसी ने इनवॉइस इशू किया। तो फिर जीएसटी का जो भी मैटर रहेगा C&F एजेंट मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से ही मैटर बन जाएगा। अनदर केस, सर केस खत्म ही नहीं होता। यस सर, केस खत्म ही नहीं होता। रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कबी। सर यहाँ पर रवि है और कबी है, हाँ, रवि एंड कबी। रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कबी हु इज ए कमीशन एजेंट। कौन कमीशन एजेंट है सर और कौन प्रोड्यूसर है? ठीक से बोलो, कौन प्रोड्यूसर है मतलब प्रिंसिपल है और कौन एजेंट है? ऑब्वियसली सर कवि जो है वो कमीशन एजेंट है एज पर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये जो भी करता है कवि एज पर द APMC एक्ट के हिसाब से करता है, जो स्टेट का एक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, ठीक है। रवि का बनाया हुआ प्रोडक्ट कभी जाके मार्केट में कमीशन के बेसिस में सेल करता है, सिंपल बात। कवि identifies the buyers and sell the agricultural produce on behalf of Ravi, for which he charges and commission from Ravi. As per the APMC Act, the commission agent is a person who buys or sells the agricultural produce on behalf of his principal, or facilitate buying and selling of agricultural produce on behalf of his principals and receives by way of such remunerations or commissions or percentage upon the amount involved in such a transactions. तो ये भी एक प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप है और ऐसे केसेस में भी जीएसटी डिपार्टमेंट एजेंट को ही सप्लायर मान लेगा, एजेंट को ही सप्लायर मान लेगा बिकॉज एजेंट के पास पूरा का पूरा ऑथोरिटी है। इन केसेस इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, द फॉर्मर इज एन एजेंट कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। However, in cases where the invoice is issued directly by Ravi to the buyer, the commission agent does not fall under the category of agent. अगर बिल पे रवि का नाम होगा इनवॉइस पे, अगर इनवॉइस रवि के थ्रू से इशू होगा तो फिर कभी को कमीशन एजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसको पैरा 3 में एजेंट के हिसाब से नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितना भी काम कर ले, पर उसको जीएसटी डिपार्टमेंट एजेंट नहीं मानेगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को बेसिकली क्या चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको ढूंढेंगे कि जिससे मेरे को उसको जीएसटी मिलेगा। तो प्रिंसिपल को जब जरूरी है तो प्रिंसिपल को ढूंढेगा, जब एजेंट का जरूरी है तब एजेंट को ढूंढेगा। बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनवॉइस कौन इशू कर रहा है ये एक बहुत बड़ा केस है, हाँ ना, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, ओके। सर आप लोग डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में सुने हो? डेल क्रेडियर एजेंट, जो लोग अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ाई किए हो उनको पता होगा। अगर कभी कंसाइनमेंट अकाउंट किए हो ना तो उसमें ये डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में जरूर सुने होंगे। कभी किया आप लोग अकाउंटेंसी में? जो लोग मैम के पास पढ़ते हो अकाउंट्स वगैरह, मैम तो कराते हैं बट आई डोंट नो आप लोगों ने किया कि नहीं किया। अकाउंटेंसी में पढ़ा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट्स में डेल क्रेडियर एजेंट। एक होता है नॉर्मल, अकाउंट्स में भी सिखाया जाता है, अकाउंट्स में भी डेल क्रेडियर एजेंट मतलब वही अकाउंट्स में ही तो आता है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें उसके अंदर ये डीसीए या डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में कहा जाता है। सर ये कौन होता है ये डेल क्रेडियर एजेंट और क्या फर्क होता है नॉर्मल एजेंट और डेल क्रेडियर एजेंट पे? चलो सर मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल एजेंट और डेल क्रेडियर एजेंट पे क्या फर्क है। पहले फर्क समझो फिर जीएसटी समझ लेना, ठीक है। ए क्वेश्चन वाज पोज्ड बाय द इंडस्ट्री whether supply between a principal and a डेल क्रेडियर एजेंट would also get covered under schedule 1. The government clarified the doubt of the industry by way of following clarification. Before going through the clarification, let us first understand what is the meant by a DCA, मतलब डेल क्रेडियर एजेंट। In simple, in a commercial trade parlance, DCA is a selling agent. सेम काम करता है जो नॉर्मल एजेंट करता है। एजेंट का काम क्या होता है? ओनर का प्रोडक्ट को सेल करना और बदले में ओनर से कमीशन लेना। आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल बात है। बट
डीसीए थोड़ा अलग काम करता है. डीसीए इज ए सेलिंग एजेंट हु इज एंगेज्ड बाय ए प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय कॉन्टैक्टिंग पोटेंशियल बायर्स. बायर भी वही ढूंढेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट द डीसीए फ्रॉम अदर एजेंट इज डीसीए गारंटीज द पेमेंट ऑफ द सप्लायर. मतलब आप किसी का डेलक्रेडियर एजेंट बनोगे ना, तो आप अपने सप्लायर को गारंटी दोगे कि भाई पेमेंट तो मिलेगा. मतलब बाकी जो सप्लायर मतलब एजेंट होता है वो गारंटी ना भी दे सकता है. वो बोलेगा ठीक है अगर बेचेंगे मतलब अगर सेल होगा तो कमीशन दे देना. बट डेलक्रेडियर एजेंट जो होता है वो काफी कॉन्फिडेंट वाला होता है. मतलब उसका पावर भी ज्यादा होगा, उसका पैसा भी ज्यादा होगा. ठीक है, उसका पैसा भी ज्यादा होगा और वो आपका प्रोडक्ट सेल करके ही छोड़ेगा. आपका प्रोडक्ट सेल करके ही छोड़ेगा. या फिर अगर बाई चांस सेल नहीं होता, अगर बाई चांस सेल नहीं होगा तो वो खुद अपनी पॉकेट से अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा. कुछ समझ में आया सर? डीसीए गारंटीज दी पेमेंट. मतलब बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप का कि भाई सप्लायर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है डीसीए को, मतलब डीसीए के थ्रू से. डीसीए अगर मार्केट में बेचने में देरी कर दिया या फिर देरी पेमेंट पाने में देरी हो रहा है उसको, तो वो खुद अपनी पॉकेट से पेमेंट कर देगा अपने ही प्रिंसिपल को. मतलब इतना पावर होता है डीसीए के पास. In such scenario where the buyer fails to make payment to the principal by the due date, DCA makes the payment to the principals on behalf of the buyer, effectively providing an insurance against default by the buyer. मतलब अगर buyer payment ना भी करे, DCA इंश्योरेंस करके दे दिया सप्लायर को एक तरह का. And for this reason, the commission paid to DCA may be relatively higher than that paid to the normal agent. Obviously, डेलक्रेडियर कमीशन नॉर्मल कमीशन से ज्यादा होगा. ये सेंस हमेशा रेडी रखना एकदम. ठीक है. In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods including extending short-term transaction-based loans to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date. The loan is to be repaid by the buyer along with an interest to a DCA at a rate mutually agreed between DCA and buyer. ठीक है, वो बायर को भी लोन देता है और उसका इंटरेस्ट भी ले लेता है और खुद सप्लायर के साथ सेटिंग कर लेता है. सॉरी. तो सर ये डीसीए के बारे में क्यों जाना आपने? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. कभी कभी ऐसा होता है ना कि डीसीए फेल कर रही है. तो ये इशू हुआ था 2018 का ही केस है, 5 नवंबर 2018 का, जिसमें कहता है सर where DCA fails as already clarified, अगर DCA फॉल करेगा, where DCA falls under the ambit of agent under para 3 of schedule 1. अगर DCA को एजेंट माना जाता है, ठीक है, अगर DCA एजेंट है, ठीक है, अंडर द ambit of agent under para 3, तो फिर ऑब्वियसली DCA को GST के लिए गवर्नमेंट पकड़ेगा. ठीक है. इसमें क्या बोल रहे हैं, whether or not the DCA will fall under the ambit of agent under para 3 of the schedule 1 depends on the following possible scenario. क्या सिनेरियो है? In case again invoice का केस, in case where the invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under ambit of agent. मतलब अगर DCA के थ्रू से इनवॉइस का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, सप्लायर खुद कस्टमर को इनवॉइस दे रहा है, तब DCA कोई एजेंट नहीं है, तब गवर्नमेंट के साथ DCA का कोई कनेक्शन नहीं है. बट इन केस where invoice for supply of goods is issued by the DCA in his own name, the DCA would fall under the ambit of agent. और अगर वो एजेंट बनेगा तो जीएसटी के केस में गवर्नमेंट प्रिंसिपल को छोड़ के इसी को मानेगा. समझ में आया कि नहीं आया? हेलो. डीसीए क्या है और डीसीए के केस में एजेंट डीसीए एजेंट माना जाएगा पैरा 3 में या नहीं माना जाएगा, ये क्लैरिटी लाया कि नहीं लाया, ये बता दो सर. डेलक्रेडियर एजेंट कौन है और डेलक्रेडियर एजेंट को एजेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे एज पर जीएसटी? इज दिस पॉइंट क्लियर सर? यस सर. यस सर. थैंक यू सर. बस कुछ पॉइंट्स है, एक बार गो थ्रू कर लेना और कुछ नहीं है इसमें. अच्छा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अभी बात करेंगे सर. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे कमीशन एजेंट का काम हो गया सर. प्रिंसिपल एजेंट का जो भी रिलेशनशिप है, जीएसटी कब लग सकता है, जीएसटी कब नहीं लग सकता, इनवॉइस का क्या इशू है, आप लोग इतना देर से यही सुन रहे थे. अब क्या सुनोगे? अब कहानी में दूसरा पॉइंट. ठीक है, दूसरा कहानी, दूसरा पॉइंट
डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो, और उसके बेसिस में डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाई। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन क्लास में बात हुआ था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब दूसरे कंट्री से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो अपने देश में, या तो रिलेटेड पार्टी से, मतलब रिलेटेड पर्सन से। रिलेटेड पर्सन का पूरा लिस्ट आप लोगों को देके रखा मैं सप्लाई अंडर जीएसटी का पहला क्लास में, और अपने ही एस्टेब्लिशमेंट जो बाहर, इंडिया के बाहर कहीं पर है, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको सप्लाई माना जाएगा। चाहे आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो, विदाउट कंसिडरेशन करो, बट अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि अच्छा एग्जांपल है सर, झुमरू एसोसिएट्स, नाम गजब सुंदर है सर, झुमरू। कौन आ गया? Jhumru Associates received legal consultancy service from its head office located in Malaysia. ठीक है, Jhumru Associates लीगल कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव कर रहा है। कहाँ से सर? सर हेड ऑफिस है मलेशिया में। मलेशिया कहाँ है सर? सर मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया में, जानते हो ना आप लोग, ये रहा मलेशिया, ठीक है, और ये है इंडिया। तो मलेशिया में झुमरू एसोसिएट्स का हेड ऑफिस है, यहां से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, लीगल सर्विस, लीगल कंसल्टिंग सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? मलेशिया पे। विदाउट कंसिडरेशन कर रहा होगा, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन कर रहा होगा। क्या बता रहा है सर? द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। ब्रांच कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? मलेशिया में। सिंस झुमरू एसोसिएट एंड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, ऑब्वियसली head office branch office is a related person and service received by Jhumru associate will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it। ये तो आपको पहले ही पता। विदाउट कंसिडरेशन में भी सप्लाई हो सकता है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो और, दोनों कारण एक साथ मैच कर रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, पर फिर भी सप्लाई माना जाएगा। पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 में बोला हुआ है सर, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 में बोला हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अच्छा एग्जांपल्स है, यहाँ से कुछ भी सवाल करे आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मलेशिया इंडिया का केस याद रखना। सर चकमक, सर चकमक ये भी गजब नाम है, चकमक प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज साउट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएसए। अच्छा, चकमक एक प्रोप्राइटर है जो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, वो आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है अपने ही बच्चे से जो यूएस में है, विद रेस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। हाँ सर, अपना घर बनाने के लिए अपने बच्चे से यूएस से आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है, क्या इसको सप्लाई मानेंगे साहब? अरे क्या लग रहा है, क्या इसको सप्लाई ट्रीट करना चाहिए? बोलो सर, जल्दी बोलो। चकमक अपने बच्चे से आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है, चकमक है दिल्ली में रजिस्टर्ड और उसका बच्चा यूएस में है, उसका सन, क्या इसको सप्लाई मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? ना सर, सप्लाई होगा ना। क्यों नहीं होगा सर? निजेर बाड़ीर जन्य तो ये निচ্ছে, कौन सा पॉइंट, तो फिर कौन सा पॉइंट से बात करोगे? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा है ना? बिजनेस जन्य नয়। यस सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी हो सकता था, बट क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसमें है ही नहीं, ठीक है। दो दे आर रिलेटेड पर्सन, यस, माँ बेटा या बाप बेटा जो भी हो, रिलेटेड पर्सन तो है ही, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in course or furtherance of business। तो it's a very simple concept, ठीक है, ओके। अब चलो सर, अब दूसरा बात, हाँ, मतलब हर मोड़ पे कहानी अलग अलग, कैसा लग रहा है आई डोंट नो आप लोगों को, बट हर कहानी में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। सर क्लैरिफिकेशन ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम। सर आप लोग सेल्स प्रमोशन स्कीम तो जानते हो, हाँ,
कंपनी अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रमोशनल स्कीम लेता है अपने प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, है ना। और वो सेल्स प्रमोशन स्कीम में कंपनी सप्लाई करता है। तो देखो सर वो सप्लाई में जीएसटी लगता है या नहीं, या उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं। सबसे पहला बात, क्या सेल्स प्रमोशन स्कीम में सप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, ये पहला बात। अगर सप्लाई आएगा तो जीएसटी आएगा। A number of sales promotion schemes are commonly employed by the business to increase sales volume or to encourage the use of trial of a product or service so that new customers get attracted towards their product. For instance, certain section of trade क्या होता है, certain section of trade and industry such as pharmaceuticals companies, जो दवाई बनाने वाला कंपनीज होते हैं, often providing drug samples to their stockist. आई होप आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है आप लोग समझ जाओगे। कंपनी क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो ड्रग सैंपल्स होते हैं, मतलब जो दवाई होता है, यहाँ ड्रग मतलब आप समझ लीजिए दवाई वाला ड्रग है, ठीक है। ड्रग सैंपल्स स्टॉकिस्ट को देते हैं या डीलर्स को देते हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनको देते हैं, ऐसे ही देते हैं फ्री में। और समटाइम्स कंपनीज अनाउंस ऑफर्स लाइक बाई वन गेट वन। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फ्री सैंपल्स देता है कि सर इसको यूज करके देखिए और उसके बाद में आप इसको कस्टमर को बोलिएगा। बस उसके लिए जो प्रोमोट करता है डॉक्टर्स वगैरह वो अपना कमीशन ले लेता है, फॉरेन जाने की घूमने का टिकट ले लेता है। ऐसा होता है ना, डिफरेंट इशू, बट ऐसा चलता है मार्केट में। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं उनको पता होगा। क्या रे मैं सही बोला ना? अरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेप्ट में ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? आइडिया होगा आप लोगों को? है सर। हाँ सर, ओके। समटाइम्स कंपनीज अनाउंसेस ऑफर्स लाइक बाय वन गेट वन। ये तो जानते हो, बिग बाजार में जो लोग गए होंगे उनको ये, मेरा ये एक्सपीरियंस बिग बाजार में जाके ही हुआ है, बाय वन गेट वन। क्योंकि बड़ा मॉल बिग बाजार से पहले मैं सिटी मार्ट में गया था, वो आपका ग्लोब लाइट हाउस जो एस्प्लैनेड में है, बट वहाँ पर मुझे उतना याद नहीं है। तब मैं शायद मोस्ट प्रॉब्ली 9-10 में पढ़ता था जब सिटी मार्ट गया था। बट उसके बाद जब बिग बाजार ओपन हुआ उस टाइम पे मैंने ये बाय वन गेट वन कॉन्सेप्ट बिग बाजार में देखा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड्स के बाद मोस्ट प्रॉब्ली। तो बिग बाजार में ये बाय वन गेट वन का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था। तो ये बाय वन गेट वन फ्री और बाय वन शॉप एंड गेट वन शॉप फ्री और गेट वन टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विथ, हाँ ये तो देखा था, टूथब्रश फ्री ये आपका नॉर्मल कंपनीज देता था कि ये खरीदने से वो फ्री मिलेगा। हाँ, ऐसा तो नॉर्मल दुकान में भी मैं देखा था बचपन में, ठीक है। मैगी खाओगे तो कटोरा फ्री, कटोरा खाओगे तो मैगी फ्री। नहीं, कटोरा तो खा नहीं सकते, मैगी खाने से कटोरा फ्री देता है, वो एक बाउल देता है ना। हाँ, मैगी वगैरह खाने से बचपन में देता था, देखा मैं बहुत लोगों के पास, मेरे पास भी था। तो concept is very simple, buy one shop get one shop free or get one toothbrush free along with the purchase of toothpaste। yes, ये मैंने बहुत देखा, कोलगेट खरीदने से एक उसके साथ क्या बोलते हैं ब्रश दे देता है। लेकिन सर क्या उसका दाम नहीं होता? एकदम होता है। तो टूथब्रश का वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? टूथब्रश टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मिल रहा है तो क्या उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहला बात तो उसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बाई वन गेट वन में दाम तो आपको एक ही प्रोडक्ट का लिया जाता है, लेकिन क्या दोनों प्रोडक्ट को सप्लाई माना जाएगा? यस और नो। जीएसटी डिपार्टमेंट इसको कैसे संभालते हैं ये देखो। इंटरेस्टिंग है ना सर? बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका जीएसटी नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज रियलिटी में ये सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा और तब चुप नहीं बैठोगे। रियलिटी आपको बहुत चेकिंग लेता है, ठीक है। देखा है ना आप लोग यूपीएससी वगैरह का अगर इंटरव्यू देखोगे, गूगल में बहुत, यूट्यूब में दिखता है, ठीक है। अब देखना उनको कितना प्रैक्टिकल सवाल करता है। कभी यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू देखना बैठे, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता है उन लोगों को, ताकि वो प्रैक्टिकल लेवल में जाके काम कर पाए। ऐसा घुमा के सवाल करेगा, अगर आपका प्रैक्टिकल सेंस अच्छा नहीं रहेगा आप जवाब ही नहीं दे सकते। बुकिश नॉलेज से बात नहीं बनता है, इसलिए बुकिश नॉलेज लो बट साथ में उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करो, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अच्छा, as we have already seen that as per section 7 subsection 1 clause A, the goods or services which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated as supply। ध्यान से सुनिएगा सर, goods or services which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated as supply except in case activities mentioned in schedule 1 in view of the same few sales promotion scheme have been examined as under। जैसे कि free samples and gifts।
Samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST, except where the activity falls within the ambit of Schedule 1. या बाद में देखते हैं कि मतलब कुछ केसेस में उसको सप्लाई माना जा सकता है, बट नॉर्मली फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स जीएसटी के अंडर में नहीं आता. बाई वन गेट वन, buy one get one free offer. It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one free, basically buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. In fact, it is not an individual supply of free of goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supplying of two goods for the price of one. Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is composite supply or mixed supply. ये composite supply है कि mixed supply है, ये देखा जाएगा, and the rate of tax shall be determined accordingly. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा composite और mixed का क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं कि जैसे मानो कि mixed supply है तो उसमें जो सबसे ज्यादा दाम वाला जीएसटी प्रोडक्ट है वही वाला प्रोडक्ट का चार्ज सब में आ जाता है. ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट ऑफ composite एंड mixed सप्लाई देखा जाएगा और जो हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट होगा उसके अंदर वो वाला चार्ज सभी के ऊपर लग जाएगा. ये 2019 में 7 मार्च में डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो बाई वन गेट वन फ्री सप्लाई है और किसका चार्जेस लगेगा ये भी देखना पड़ता है. अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, ध्यान से रखिएगा, जब हम लोग आईटीसी पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट्स on inputs, input service and capital goods to the extent they are used in relation to the gifts or free samples shall be available to the supplier only where the activity of distribution of gifts or free samples falls within the scope of supply. मतलब आप जो free samples और gift provide कर रहे हो, अगर वो मतलब बेसिकली चैप्टर से मतलब जो पैरा 3 के अंदर आता है वो देखा जाएगा. अगर वो स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर आ जाएगा तो आपको आईटीसी मिलेगा, बट अगर वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. और आईटीसी नहीं मिलने से आपको खतरा है, मतलब आपको रिस्क हो जाता है. इनपुट क्रेडिट क्या है ना, आपका परचेस के टाइम पे आप जो लिए हो उसको सेल दिखाओगे तो भी जाके आईटीसी क्लेम कर सकते हो. तो अगर वो कोई सप्लाई नहीं दिखाओगे तो फिर वो उसका आईटीसी कैसे लोगे. ठीक है, तो जब हम लोग आईटीसी चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल्स चर्चा करेंगे. ठीक है, इनपुट क्रेडिट का चैप्टर जो मतलब जीएसटी का सबसे हॉट चैप्टर है सर, सबसे हॉट चैप्टर माना जाता है, वहां पर इसका डिटेल्स कैलकुलेशन भी देखेंगे. बोलो सर, क्लियर है अभी तक जो भी पढ़ा आपने? अभी तक जितना सारा पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स सबसे पढ़ रहे हो, आई होप सबको क्लैरिटी आ रहा है सर कि किसको सप्लाई बोलेंगे किसको सप्लाई नहीं बोलेंगे. अरे नील का आवाज आया मुझे, मैं बाकियों को भी पूछना चाहता. नंदिनी, दित्सा, रोशनी आज नहीं है शायद, प्रिया, तौथा, ऋषभ, बताओ सर. आस्था बोलो. यस सर. हाँ सर, ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू. अच्छा देखो, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. सर ये बड़ा गजब एरिया है. ठीक है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा सब इसको सप्लाई ऑफ गुड्स में डाले कि सप्लाई ऑफ सर्विस में डाले. ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ सबसेक्शन 1A, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A classifies certain activities or transactions constituting supply either as supply of goods or supply of service. Schedule 2 of CGST Act contains the list of activities or transactions which have been classified either as supply of goods or supply of service. ठीक है, ये शेड्यूल सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A एंड शेड्यूल 2 के अंदर इसको डिटेल्स में बोला गया है. ठीक है, तो क्या बोला गया है चलो देखते हैं. This helps in mitigating the ambiguities which existed in earlier laws. एक्चुअली पहले का जो लॉ था उसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी था. एम्बिग्यूटी मतलब जो थोड़ा सा क्या है ना, मतलब समझ में नहीं आता, धुंधला टाइप का, मतलब क्लैरिटी नहीं लाता जो चीज़, उसको एम्बिगियस बोलता है. तो वही ये एम्बिग्यूटी यहाँ पर उसको ठीक किया गया. तो क्या एम्बिगियस था? अंडर अर्लियर टैक्स रिजिम द रेस्टोरेंट यूज्ड टू चार्ज, आप लोगों को पता होगा, सबको पता होगा, मैं श्योर हूँ, द रेस्टोरेंट यूज्ड टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व्ड, है ना सर? 2017 1 जुलाई से पहले अगर आप रेस्टोरेंट में ज़रूर खाने गए हो और अगर खाना खाने गए हो, अगर आपने बिल दिया है आपको, तो आपको सर्विस टैक्स भी चार्ज किया और आपको वैट भी लिया. क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, क्या ये मेरा बात सही है? यस ना? यस सर, आपसे सर्विस टैक्स भी लिया जाता था और आपसे वैट भी लिया जाता था. This is so because both sale of goods and provision of service were involved and therefore
taxable event under both the statutes, that is service tax, service respective VAT law भी आ जाता था और सर्विस टैक्स लॉ भी आ जाता था। मतलब उसमें दोनों अलग लॉ था। सर्विस टैक्स लॉ को कस्टम्स एक्साइज पालता था और वैट लॉ अलग होता था, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट टैक्स लगाता था। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया। अंडर द जीएसटी द सप्लाई बाय ए रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंस फूड एंड सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दर एंट्री 6 सबसेक्शन बी ऑफ शेड्यूल 2 रेफर टेबल बिलो, मैं टेबल आपको बताता हूं, specifically provides that such composite supply shall be treated as a supply of service, hence the entire value of invoice shall be treated as value of service and leviable to GST accordingly। ठीक है, तो पूरा एक लंबा लिस्ट है। अब देखो, the matters listed out in schedule 2 are primarily those which have been entangled in litigation in the earlier regime owing to their complex nature and susceptibility to double taxation। मतलब दो बार टैक्सेस। ठीक है, मानो कि किसी प्रोडक्ट में 12% का जीएसटी लग जा रहा है, साथ में 14% का सर्विस टैक्स भी लग जा रहा है। ये वाला प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम सर ये जीएसटी के अंदर हटाया गया, जीएसटी के अंदर हटाया गया। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है, इट्स अ बिग चेंज। जो पुराने 2017 से पहले जो टैक्स सिस्टम था हमारे देश का, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बड़ा बहुत अच्छे से इसको समझा, मतलब संभाला गया करेंटली अभी तक। तो थोड़ा देखते हैं कि ऐसा क्या केसेस हुआ करता था और अभी क्या होगा। देखो, एक्टिविटी क्या है? ट्रांसफर। ठीक है, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अगर किसी गुड्स का टाइटल चेंज हो रहा है, जैसे कि शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, शिवाजी का दुकान है, वो अपना रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान से अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल कर रहा है। सर ये ट्रांसफर तो है, बट इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे? हाँ सर, शिवाजी ने जो किया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? इजी पॉइंट है, बताओ जल्दी, नेचर क्या है इसका? हेलो, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? गुड्स। गुड्स लिखा भी है, आप बोलोगे सर लिखा तो है। यस सर, लिखा तो बहुत कुछ होता है, पर फिर भी लिखा हुआ चीज भी कई बार समझ में नहीं आता, इसलिए इजी चीज भी पूछूंगा और टफ में भी पूछ लूंगा। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयरऑफ। Genius Equipment Limited gives a machinery on rent to Suhasi manufacturers. Genius Equipment Limited gives a machinery on rent to Suhasi manufacturers. क्या लग रहा है, गुड्स दे रहा है कि सर्विस? सर मशीनरी तो गुड्स है, बट मशीनरी कंप्लीटली नहीं दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। समझ में आया सर? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये क्लैरिटी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. Dhruvo Capitals supplied goods on hire purchase basis to customer. Sir hire purchase समझते हो? हायर परचेज समझते हो सर? आप इंस्टॉलमेंट परचेज भी बोल सकते हो। डाउन पेमेंट में कार खरीदना क्या होगा? आजकल होता है ना डाउन पेमेंट में कार, क्या रे, डाउन पेमेंट में बाइक, डाउन पेमेंट ऑफ स्कूटी। चलो देखते हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, स्कूटी का बहुत ज्यादा बिक रहा है स्कूटी। अरे जैसे मानो कि तुम अगर कुछ डाउन पेमेंट दे रहे हो और बाकी पेमेंट आप धीरे धीरे पेमेंट करोगे। से फॉर एग्जांपल आप डाउन पेमेंट, हेलो सर कुछ आवाज, अच्छा यहाँ पर आवाज होगा सर। डाउन पेमेंट दिया आपने 21,222 का, और फिर आप लोन अमाउंट जो है 51,000 का एक शोरूम प्राइस धीरे धीरे पेमेंट करोगे। सर जब तक आपका लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता ना, मंथली ईएमआई है 1642 36 महीने का, ठीक है, जब तक आपका कंप्लीट पेमेंट नहीं हो जाता, गाड़ी का दाम कितना है 57,009, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब तक आपका लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता तब तक गाड़ी आपका नहीं है।
यहाँ पर अलग अलग हिसाब है। अगर लोन अमाउंट थोड़ा बड़ा करते हैं, कितने का गाड़ी लोगे? चलो 1,18,000। वो एक कार कंपनी का गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल स्कूटी में, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ओहो भूल गया, चलो छोड़ो, बाद में याद आएगा तो बोलूँगा आपको। एक स्कूटी कंपनी बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल मुझे, काफ़ी दिनों से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ। हीरो का उसमें सब्सिडियरी भी है, क्या एक नाम है, भूल गया सर, बाद में याद आएगा तो बोलूँगा। आप लोगों को याद आया? एक बड़ा फेमस स्कूटी कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, 1,20,30 के आसपास का दाम है कंपनी का गाड़ी का। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है। हीरो टीवीएस, अरे जो बाइक कंपनी का नाम ही नहीं दिख रहा है। आर्थर, हाँ आर्थर एनर्जी, नाम सुने हो सर आप लोग? हाँ सर, आप लोग आर्थर एनर्जी का नाम सुने हो कि नहीं? बहुत अच्छा स्कूटी दे रहा है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सर आप लोग खबर रखते हो स्कूटी वगैरह का? अरे आजकल खबर रखो, तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों को शिफ्ट होना ही पड़ेगा लग रहा है मुझे। पेट्रोल फिर से 107 110 हो गया ना? किरे क्या दाम हुआ पेट्रोल का? किसी के पास खबर नहीं है लग रहा है। अरे आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। यस सर। यस सर, अच्छा। ध्रुवो कैपिटल्स ने क्या किया देखो, सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपको गुड्स नहीं मिलेगा, मतलब गुड्स तो मिल जाएगा बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चर सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न मतलब या तो सेल होगा या मतलब रिटर्न के कॉन्सेप्ट में आता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह करता है ना सेल और रिटर्न बेसिस में, ठीक है। तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आ जाता है। फ्लिपकार्ट वगैरह करता है ना सेल, रिटर्न बेसिस में सेल, 30 डेज रिटर्न गारंटी, ठीक है। इसका अलग अकाउंटिंग पैटर्न चलता है। अच्छा, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये शॉप लेट आउट इन ए बिजी मार्केट एरिया, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस में ही काम हो जाएगा बट फिर भी। जैसे ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, दमनी डाइंग हाउस डाइज द क्लॉथ गिवन बाय, मतलब क्लॉथ डाई करता है, ठीक है। क्लॉथ डाई करना सर्विस है। शुभमन टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस, ये वाला एग्जांपल देख सकते हो। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस so as no longer form part of those assets. This is supply of goods. Goods held or used for business are put to private use or are made available to any person for use for the purpose other than business by under direction of person carrying on the business. This is supply of service. समझ में कुछ आया क्या? हाँ, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स क्या बोलता है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब गुड्स को खत्म कर देना है अंडर डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज ऑन नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। वो बिजनेस का और एसेट ना बने, इस तरह से आप गुड्स को किसी को दे दोगे, ट्रांसफर कर दोगे या डिस्पोज कर दोगे या कबाड़ी वालों को दे दोगे, वो गुड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। बट गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब बिजनेस छोड़ के किसी दूसरे पर्पस में आप किसी का गुड्स यूज करने के लिए दे रहे हो, अपना ही बिजनेस का एसेट, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेम है, एक ही बिजनेस का एसेट है, लेकिन एक बार आप डिस्पोज कर रहे हो और एक बार आप किसी और को बिजनेस पर्पस में यूज करने के लिए दे रहे हो। एक तरह का भाड़ा पे भी बोल सकते हो या नॉन भाड़ा पे भी हो, बट वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। इस तरह से ये सब पॉइंट एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज आपके सामने इस तरह का सवाल दे देता है और फिर पूछता है बताओ कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। जैसे ये वाला देखो, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. Arun a trader is winding up his business, अगर आप बिजनेस को बंद करना चाहते हो,
एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। अगर कुछ भी स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ हो वो माना जाएगा कि वो उसने सप्लाई किया, क्योंकि वो बिजनेस बंद कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा। उसके पास स्टॉक है पर फिर भी माना जाएगा कि ये सप्लाई है, बिकॉज वो बिजनेस बंद कर रहा है। तो इसमें एक्सेप्शन ये हो सकता है कि बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर आप किसी दूसरे को बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। अगर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपके जगह कोई और बिजनेस करने आ रहा है जो आपका ही रिप्रेजेंटेटिव है, तब भी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। बट अगर आप वाइंडिंग अप कर रहे हो अपनी बिजनेस का एसेट्स, अपने पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स डीम्ड कर लिया जाएगा। मतलब मान लेंगे कि भाई ये आपका सप्लाई है, चाहे आपके पास स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रथी बिल्डर्स has constructed individual residential units for agreed consideration of rupees 1.2 crore per unit. Rupees 90 lakh per unit were received before issuance of completion certificate by the competent authority and balance after completion. ठीक है, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसका पूरा लंबा लिस्ट है, प्लीज गो थ्रू। अगर कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को बाद में पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है सर, हेलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बस। अच्छा, यहाँ पर एक लिस्ट है जिसको हम लोग ऑलरेडी नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी मानते हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3 स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज व्हिच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मैं आपको ऑलरेडी, मतलब दिस इज नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा, नेगेटिव लिस्ट। आप लोग एक बार फिर से याद करना, पहला वाला क्लास, उसमें मैंने पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट आपके साथ डिस्कस करके रखा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स वाइज दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप एक बार गो थ्रू करके रखिएगा। अगर कुछ डाउट रहे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास कुछ दूसरा चैप्टर में आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर, ये नेगेटिव लिस्ट प्लीज एक बार गो थ्रू करके रखिएगा। नेगेटिव लिस्ट में थोड़े डिटेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा के रखा, बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी। ठीक है सर, बस मेन जो भी पॉइंट था। कॉम्पोजिट मिक्स्ड मैं वो भी बोल दिया। कॉम्पोजिट मिक्स का यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स करा दिया, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर और दिख जाएगा, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, थोड़े डिटेल्स है, और इस चैप्टर के नीचे आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, समरी तो है ही, पूरा डिटेल्स का समरी तो है ही, और साथ में नीचे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 16 हाँ 17 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केस लॉस क्वेश्चंस है, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये केस लॉस क्वेश्चंस अगर एक बार आपके दिमाग में चले जाए ना, आपको सप्लाई अंडर जीएसटी से कोई भी सवाल आपको अननोन फीलिंग नहीं आएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है सर, बोलो सर, समझ में आया सप्लाई अंडर जीएसटी? यस सर। है सर। ओके, तथा प्रिया, आस्था, नंदिनी, विशाल, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ नंदिनी बोल। हाँ सर, बुझते पेरेছিস? ठीक है सर, नोट्स तो सभी के पास है, एक बार पूरा रेडी कर लो। ठीक है, चैप्टर के नीचे का क्वेश्चन भी रेडी कर लो, बिकॉज जितना जल्दी जल्दी अभी क्या है ना, एकदम रॉ है आपके दिमाग में, तो जल्दी जल्दी रेडी करोगे ना तो और याद रह जाएगा, नहीं तो एग्जाम सिचुएशंस में ना यही चीज आप भूल जाओगे, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना और क्वेश्चन आंसर एक बार रीड कर लेना। मैं तो एग्जाम्पल वाइज पढ़ा है आपको, जो क्वेश्चन आंसर का ही जवाब है, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन आंसर वाइज भी देख लो, कोई डाउट रहे नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर पूछे। ठीक है सर, तब आज इतना ही है सर, फिर गुड नाइट, टाटा। बाय सर, फिर टाटा। कुछ सवाल है तो करो, अदरवाइज ओके ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय। স্যার বলছি একটা কথা ছিল।